हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग एसआई प्रैक्टिस सेट को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे एसआई हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो या लेखपाल हो। ये सभी जो आपको जीएस पढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहित मिला था? मतलब कौन सा वायसराय था जिसने स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको कहा जाता है? इसका मतलब है ये लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड डफरिन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है। अच्छा, लॉर्ड मेयो के समय क्या हुआ था? जनगणना। यदि पूछेगा लॉर्ड मेयो के समय भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, और फिर रिपन आया तो 1800 जो है 82 में इसने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की। डफरिन क्या था? डफरिन कांग्रेस की स्थापना किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डफरिन किया था 1885 में इसने कांग्रेस की स्थापना की थी। और वहीं कर्जन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण या चर्चा में रहा है कर्जन, जो कि 1905 में ये बंगाल विभाजन किया था, इसकी वजह से चर्चा में रहता है। ठीक है, तो हम लोग ये बातें समझ गए कि क्या क्या जो है किससे जो है महत्वपूर्ण रहा। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से था, मेयो जनगणना से था, और लॉर्ड रिपन जो है आपका स्थानीय स्वशासन से था। हालांकि रिपन बहुत सारी चीज़ें था, क्योंकि जो 10वीं जनगणना भी रिपन ने ही शुरू किया था। 10वीं जनगणना जो किया था वो रिपन ने ही शुरू किया था। इसका मतलब है ये भी हम लोग मानते हैं। यहाँ तक कि रिपन ने इल्बर्ट बिल लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे की वजह से श्वेत विद्रोह हुआ। अंत में रिपन को जो है खुद अपने वायसराय का पद त्यागना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता रहता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा सिंचाई के लिए 16 मील लंबी। इसका मतलब है कि 16 मील लंबी झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने किया था? तो यहाँ पर चोल शासक पूछ रहा है इतनी लंबी झील का निर्माण। राजराज प्रथम, अधिराज, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने जो है ये किया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किसने अकबर का धार्मिक नीति की आलोचना किया था? इसमें से कौन व्यक्ति था जिसने धार्मिक नीति का आलोचना किया था? धार्मिक नीति इसकी क्या थी? जैसे इसने एक नया धर्म चलाया था, जिसको बीरबल ने जो है, आप देखेंगे कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अबुल फजल जो है उसका थोड़ा सा विरोध करते हैं, लेकिन कर देते हैं। लेकिन बदायूं जो था उसने पूरी तरह से धार्मिक नीति का विरोध किया था। ठीक है, इसका मतलब है कि अकबर द्वारा चलाए गए धार्मिक नीतियों का विरोध कौन किया था? बदायूं ने किया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगला देखिएगा, इनमें कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को, यहाँ पर देखिएगा पूरा आने में यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए नीचे दिए गए कूटों को जो है उत्तर हम लोगों को देखना है। उत्तर में क्या देखना है कि जैसे आपका इसमें दिया है कि कौन कहाँ कहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, कब? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता कौन था? जैसे झांसी में कौन थी? बेगम जो है रानी लक्ष्मीबाई। तो अब यहाँ पर क का चौथा हो जाएगा। देखिए इसमें भी चौथा है, इसमें भी चौथा है। दूसरा लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। तो यहाँ पर ख का जो है तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ख का तीसरा है, लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं है। तो आंसर तो आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, अब आते हैं कानपुर। तो कानपुर में कौन था? तो कानपुर में आपका अजमुल्ला खां भाई। यहाँ पर दूसरा हो गया। फैजाबाद आपका पहला हो जाएगा, मौलवी अहमद शाह। तो इस तरह से आपका आंसर क हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो यदि मैच कर गया और आगे कोई नहीं मैच कर रहा है तो ऑलरेडी वो सही हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? मतलब जो साइमन कमीशन था वो 1919 में, 1925 में, 1926 में, 1928 में। तो यहाँ पर फरवरी
1928 में 1928 में वो भारत आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? बम्बई में आया था। साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ आया था? बम्बई में जो है साइमन कमीशन सबसे पहले आया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। हम लोग गो बैक टू साइमन कह रहे थे, इसका मतलब है कि ये वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगा, काले झंडे दिखाए गए। यहाँ तक कि जो साइमन कमीशन यहाँ आने का जो उद्देश्य रहा, क्योंकि 1927 में गठित हुआ था और इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, इसी वजह से सभी अंग्रेज थे, इसी वजह से जो है इसका विरोध शुरू हो गया। इसके विरोध शुरू होने का जो पहला मामला था वो खुद जो है कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश स्तर पर विरोध प्रारंभ हो गए। तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे, 7 विदेशी थे। चलिए, पानीपत का तृतीय जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये युद्ध अकबर और भारमल के बीच है, कि आपका अकबर और हेमू के बीच है, अकबर महाराणा प्रताप के बीच है, या अकबर उदय सिंह। तो ये जो अकबर महाराणा प्रताप था, हल्दी घाटी का युद्ध था, ये वाला युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच सही हो जाएगा, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। अब पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के जो है के लिए आयोजन के लिए निर्देशित करता है, मतलब ग्राम पंचायत का गठन करता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44, 46। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। ये तो जो अनुच्छेद 38 है ये आपका कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो कल्याणकारी भावना है अनुच्छेद 38 में। 44 में है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, इसका मतलब है समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44। 46 में जो है पोषण है, अनुसूचित जाति वालों के लिए पोषण की व्यवस्था किया गया, ठीक है, ये हो जाएगा 46 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये राज्य का कर्तव्य बनता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब इसमें से जो संशोधन हुआ था वो राज्य सूची से संबंधित नहीं है। तो 51वां संविधान संशोधन ये आपका राज्य सूची से नहीं है, बाकी ये सभी जो है राज्य सूची से है, ठीक है। मतलब राज्य सूची के विषय में भी परिवर्तन किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से एक ऐसा है जो गलत है, तो वही हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो यहाँ पर ये सही है, क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता आया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, इसमें जोड़ दिया गया था, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता था और यहाँ तक कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अनुच्छेद 40 जो कहता है ये ग्राम पंचायत, ये भी आपका सही माना जाएगा, उसी में गठित किया गया है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, मतलब नागरिक संहिता, सही है। यहाँ पर कार्यपालिका और ये देखिए पृथक्करण, ये 48 में नहीं है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन है, कृषि है और पशुपालन 48 में है, ठीक है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में आता है। और ये वाला जो कार्यपालिका और इसके शक्तियों का जो बंटवारा है, पृथक्करण किया गया है, ये आपका 50 में है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को विदेश नीति से संबंधित है? मतलब इनमें से कौन सा एक आर्टिकल है जो विदेश नीति से है? अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 380 है, 312 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, बाकी ये जो 380 है वो तो आपका विशिष्ट है, 312 आपका लोक सेवा आयोग गठित कर रहा है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि, मतलब कोई भी आपातकाल, यदि आपातकाल की बात कर दिया, राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है आपातकाल लग गया, तो जब आपातकाल लगता है ना, तभी विधानसभा का अवधि बढ़ाई जाती है। और वही काम लोकसभा की भी उसी समय अवधि बढ़ाई जाती है, भाई लोकसभा की और विधानसभा की। तो ये कौन बढ़ाता है? संसद। कितने समय के लिए बढ़ाती है? 1 वर्ष के लिए। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा, नहीं तो फिर संविधान में संशोधन होकर के बार बार ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए
और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक अथवा है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। इसका मतलब है कि धन विधेयक है कि नहीं ये किसके समक्ष पेश होगा, तो लोकसभा स्पीकर के सामने जो है पेश होता है। इसकी वजह से ये निर्णय लेता है कि भाई ये धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन लेता है, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर लेता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मतलब भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत की मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है कि केवल राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है, या भारत के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। तो आपको इसमें ये समझना है कि जैसे यहाँ पर कार्यवाहक कर रहा है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना है कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश वो भी कार्यवाहक कर रहा है, तो इसका डिसीजन केवल राष्ट्रपति लेगा। और यदि अन्य न्यायाधीश होता ना तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यहाँ पर देखिए सलाह पर न्यायाधीश है, तो यहाँ पर अन्य तो बात है नहीं, सीधे मुख्य न्यायाधीश करना है। तो अब यहाँ पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अब कोई मुख्य है ही नहीं तो हम किससे पूछ करके करें। तो जब मुख्य बन जाता है तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किससे करते हैं, मुख्य न्यायाधीश से पूछ कर करते हैं। ठीक है, कि किसको किसको करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सही सुमेलित है। इसका मतलब है कि और बाकी सब गलत होंगे, इससे तो ये मालूम हो रहा है। तो कौन कौन सा गलत है, जैसे लोनार, लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो भाई ये गलत है क्योंकि ये कर्नाटक दे रहा है, तो यहाँ पर ये सही हो गया। बेम्बनाथ, बेम्बनाथ केरल में है, यही आपका आंसर सही हो गया, ये आपका सही हो गया। ठीक है, डिंडवाना, ये डिंडवाना, पंचभद्रा, ये सब राजस्थान में है, राजस्थान में। लोकटक, ये तो भाई मणिपुर में है, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है। तो याद रखिएगा, अधिकतम दूरी जो है जिसे उपसौर अपसौर बोलते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, और वहीं यदि न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं हुआ है, मतलब भारत के बाहर से हुआ है। तो भारत में आने वाली 3 नदियाँ ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थल भारत से बाहर हुआ है, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें से क्या तीनों हैं, मतलब एक सिंधु है और एक सतलज है और एक ब्रह्मपुत्र है। तो ये 3 नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं। तो यहाँ पर ब्यास भारत के अंदर से है, रावी अंदर से है, चिनाब अंदर से, देखिए सतलज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा देशांतर प्रधान देशांतर, प्रधान मतलब सबसे अधिक होता है, देशांतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये हुआ 0 अंश देशांतर हो गया, GMT जहाँ से लिया गया है, लेकिन ये बोल रहा है प्रधान मतलब सबसे हाईएस्ट क्या होगा। तो दूसरी तरफ जब हम गोल को काटते हैं तो 180 अंश देशांतर पर काटते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा महाद्वीप किस देश में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा महाद्वीप जो है यूरोप में, एशिया में, या अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो ये देखिए यूरोप में आते हैं, 54 आते हैं, इसमें आते हैं 50 के आसपास, इसमें आते हैं 48, इसमें आते हैं 23। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के पास। ठीक है, जहाँ पे 54 देश आते हैं। तो आपको ये समझना है कि 54 देश सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप के पास है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म में अरल सागर के किनारे है। अरल सागर के किनारे कौन सा देश है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यही देखिए अरल सागर के पास है। ये दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो चीन में बहती है। तो चीन में देखिए यहाँ पर 2 नदियाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे ये भी सांगपो नाम से चीन में बहती हैं, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं है। यांग टीसी क्यांग है, सिंधु है, होंगहो है। तो इसमें होंगहो नहीं होगा, यांग टीसी क्यांग होगा। यांग टीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए
अब आते हैं निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है। मतलब व्यस्त का मतलब होता है कि उस महासागर से काफी बड़ी मात्रा में यात्रा हो रही है। जैसे आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका यूरोप है, यूरोप, इन दोनों के बीच में जो है उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक। तो एक तो ये लोग डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार आपस में करते रहते हैं। ये यही वाला एरिया उत्तरी अटलांटिक वाला क्या है, व्यस्त है, तो इसका मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कोरबा है वो कहाँ पे है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यही हो गया। तो 2 हो गया, तो 2 इसमें सबसे पहले यही है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए कहलगांव आपका बिहार में है और बकरेश्वर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, धाबोल महाराष्ट्र में हो जाएगा, सही हो गया ये। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। जो पीली क्रांति है वो कौन सी फसल के लिए है, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, स्वर्ण खनन या तिलहन। तो ये क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पादन के लिए है। ठीक है, पीत क्रांति। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, नेपानगर। तो नेपानगर जो है मुख्यतः अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए नेपानगर। वाराणसी देखिए साड़ियों के लिए जाना जाता है, बनारसी साड़ी जो होता है ना, वाराणसी जाना जाता है। ऊनी वस्त्र के लिए कानपुर जाना जाता है, कानपुर। उधर जालंधर, जालंधर। खाद, खाद के लिए फूलपुर हमारे यहाँ है, फूलपुर। हालांकि इसके अलावा उधर आपका गुजरात में भी है, काफ़ी बड़े मात्रा में खाद उत्पादन होता है। चलिए और देखिएगा, नीचे दिए गए वक्तव्य के कारण आर और सही युग्म को चुनना है। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम, जैसे उत्तर भारत का मैदान है, बंगाल खाड़ी से जब वो निकलता है तो पूर्व से पश्चिम जाते समय भाई घटता है, और राजस्थान आते आते एकदम बारिश कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है वर्षा, तो ये बात सही है। पूर्व के पश्चिम की ओर जब जाती है तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं का बृहत्तम उत्पादन होता है, ये भी सही है, सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। प्रति हेक्टेयर पूछ देता तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। प्रति हेक्टेयर में यदि क्वेश्चन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। ठीक है, तो इसमें ए आर दोनों तो सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है, नहीं। एक तो मानसून बता रहा है, एक उत्पादन बता रहा है, तो इसका मतलब है ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का प्रमुख संयंत्र कौन सा है। जो HMT है, HMT कहाँ पे है, पिंजौर में है। HMT कहाँ पे है, पिंजौर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा सुमिलित नहीं है, इसमें से एक जो है सुमिलित नहीं है। तो ये देखिएगा, इंडाल्को बेलगांव, हिंडाल्को रेणुकूट, माल्को, माल्को मद्रास एल्युमिनियम इसका नाम है, इसका नाम मद्रास एल्युमिनियम है, तो मद्रास में है, कोरबा में है ही नहीं, गलत हो जाएगा। और नाल्को जो है ये कोरापुट में है। ठीक है, हिंडाल्को यूपी रेणुकूट में है, इंदल जो है बेलगांव में है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का लिंगानुपात, मतलब सॉरी, पुरुष और महिला का लिंगानुपात है, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा 1000 में 943 है। ठीक है, 1000 में 943 हो जाएगा। अब आते हैं, किस जनगणना में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई। मतलब कौन सा जनगणना था जिसमें खुद जो है भारतीय जो है जनसंख्या वृद्धि क्या रही है, ऋणात्मक रही है। 1921 की जनगणना रही है। वो कौन सी जनगणना रही है, 1921 की जनगणना है, जिसमें भारतीय जो है क्या रहा है, ऋणात्मक रहा है। अब देखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग, जो आपका इसरो का जो कंट्रोल होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पे है, तो ये आपका हैदराबाद, नई दिल्ली, बंगलुरु या देहरादून। तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ये इसरो का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय। ठीक, और ये जो है नई दिल्ली DRDO का मुख्यालय, DRDO का मुख्यालय। और देहरादून FRI है, FRI, ये मतलब वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान
केंद्र FRI, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इनमें से एक कथन गलत हो जाएगा। मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, तो ये बात सही है, चाल मुंबई में रहने वाले मलिन बस्तियों को कहते हैं। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी बोलते हैं, ये भी सही है। मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी बोला जाता है, ये भी सही है। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी बोला जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों सही हो जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार बना देंगे, मिसप्रिंट नहीं है। चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं मतलब एक गलत है इसमें से। उत्तराखंड 2000 में डेवलप हुआ था, सही है। अरुणाचल प्रदेश 1968 में, नहीं जी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश 1972 में डेवलप हुआ है, बना है मतलब। और महाराष्ट्र 1960 में, सही है, ये सही है। हरियाणा सही है, 1966 में बना था पंजाब से अलग होकर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन को देखें तो यहीं तक है, और आज का सेशन आप लोगों को हमेशा रिपीट करते रहिए। लगातार जितने सेशन चल रहे हैं आप प्रयास करिए क्वेश्चन का, SI हो चाहे पुलिस हो चाहे SSC हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।